उत्पन्न हुआ है। एक आपने बोला है कि जब आप कोई मेल करते हैं तो वो एक्स लॉ मिनिस्टर वगैरह आ जाते हैं आपके अगेंस्ट में। उसके पहले आपने एजुकेशन के लिए बात करी कि कैसे हमको प्राइमरी एजुकेशन में धर्म ग्रंथों का समावेश करना चाहिए। आपने उसके पहले कहा कि कैसे हमको प्राथमिक शिक्षा में रामायण महाभारत आदि को समावेश करना चाहिए। अब इससे त्वरित प्रश्न है कि आर्टिकल 28 to 30 स्पेशली आर्टिकल 30 में जो प्रोविजंस हैं, तो जब आप इसको लागू करने की प्रयास करेंगे उस समय जो समस्याएं उत्पन्न होंगी हम इसको कैसे उसका निदान कर सकते हैं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जो आर्टिकल 368 के हिसाब से जो अमेंडमेंट्स के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन कोई अमेंडमेंट ऐसा हो जाता है जिसमें इस प्रावधान का प्रयोग नहीं हुआ है, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको अमान्य या नलीमोड करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? मेरा रेफरेंस है 42nd अमेंडमेंट। सर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एज ए सिविलियंस हम लोग आपके मुहिम से कैसे जुड़ सकते हैं, फर्स्ट। और सेकंड, आपने कहा हम लोग आईटी हब से हैं, हमारा स्पेशलाइजेशन है, हम लोग साइबर में काम करते हैं, कोडिंग में काम करते हैं, बट हमारा लो आईक्यू नहीं है, राइट? और हम लोग अपना एफिशिएंसी ऑन लोज कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई ऐप जानते हैं, कोई वेबसाइट जानते होंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, हम लोग लॉ मेकर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं आरटीआई अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? और ऐसा क्या क्या मैकेनिज्म हम लोग ले सकते हैं जिससे हम आपके मुहिम को सपोर्ट कर सकें, लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकें? आप उनका आंसर दीजिए सर। क्वेश्चन मिला के एक सर आप कह रहे थे कि संस्कृत सिखाएं, रामायण के और महाभारत के सिखाएं। 30A में हमको हिंदुओं को सिखाना बंद किया है, आर्टिकल 30A में। इसे सरदार पटेल जब जिंदा थे तो नेहरू जी को सवाल हो गया ना सर, जवाब मैं दे रहा हूँ। सवाल हो गया, मैं समझ गया आपका क्या। जी ठीक, धन्यवाद। So amazing work you're doing. On top of what you said, about property going to Waqf board and everything, there are instances where the entire village has been claimed by Waqf board in the recent past. What can be done for that? Sir, hello. Sir, a big fan of yours. मेरे दो क्वेश्चन तो लोगों ने पूछ लिए हैं, एक जो आपके साथ कैसे सपोर्ट कर सकें और दूसरा आर्टिकल 30 जो कि मैंने भी पढ़ा है। तीसरा आपने वक्फ बोर्ड पे भी एक्ट पे भी आपने PIL दायर किया, तो थैंक यू ऑन दैट एज वेल। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जुडिशरी जो इतने हॉलीडेज लेती है, आपका जो क्वेश्चन था कि आपके केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो जुडिशरी जो इतने हॉलीडेज लेती है उस पर क्या कुछ हो सकता है? सर क्विकली कंप्लीट करूंगा। पावर ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, माइनॉरिटी एक्ट 1992 और 1995 वक्फ बोर्ड, ये तीनों खत्म करना चाहिए। इसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हो। दूसरा एक बहुत व्यवहारिक है, चूंकि आपने एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन की बात की थी, तो मैं यहाँ पे दुर्गा पूजा एसोसिएशन को लेकर काम करता हूँ। व्यवहारिक है, अभी कुछ 2 ही दिन पहले मेरे साथ घटित हुआ है। तो उनके कोर टीम में मुझे बुलाया गया कि आप भी आइएगा और फंक्शन करिए। तो अब उसमें उन्होंने पूरे आयोजन के लिए सब कुछ स्ट्रैटेजी सब कुछ बनाया, और लास्ट में उन्होंने थोड़ा फन के लिए जो है लिकर सर्व किया, और वो कुछ लोग उन्होंने लिकर लिया उसमें। क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। जो क्लास था वो बहुत एलीट क्लास था, कुछ साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो ये जो आप एजुकेशन की बात कह रहे हैं वो प्रेजेंस है, और वो पिछले 20 साल से दुर्गा पूजा कर रहे हैं, ऐसा एसोसिएशन। अब मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट था। तो उसमें ये है कि क्या इस पे अभी जो प्रेजेंट सिनेरियोज है, जो कि खुद हिंदू धर्म मतलब पूजा कर रहे हैं और फिर उसमें गाली गलौज करते हैं, उसी देवताओं को काउंटर करते हैं, तो ये एक बहुत शॉकिंग सा रहा है। अगर Sam from Kerala. So, you know, the president there
there are more than 20 law colleges and academies there. Government only 4. So all the others are people from Sharia, where they come from without any qualification. They come and study this law. And nearly more than 100 people are being enrolled every year in the High Court as lawyers. They are from this. I got your point. I got it. So, and you know, you are also working in the Supreme Court. You know the position there. Exactly. Why don't that collegium be scrapped? Collegium का उसने क्या लगता है? Just one question. You, while speaking about, you said the income tax needs to be scrapped. Did you have expenditure tax in mind when you said? Yes, yes, exactly. Has it been tried in any country anywhere? Yes. Just one, two. Wait, please. Recently पेपर में मीडिएशन बिल कुछ लोकसभा में आया था, बोल रहा था, जस्ट फ्यू वर्ड्स ऑन दैट मीडिएशन बिल के बारे में. सर, आप जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत वैल्यूएबल है. आपने अपनी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या किया हुआ है? थैंक यू. भारत माता की जय. सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे पुलिस जो मिली हुई है, मुझे सरकार ने 2 पुलिस दिया हुआ है. अभी वो चलती है, अभी जून में ही दिया है. मुझे लगता है कोई इनपुट रहा होगा, आल ऑफ सडन दे दिया, तो इसका मतलब कुछ रहा होगा तो दिया है. इसका मतलब कंसर्न तो है, स्वाभाविक सी बात है, कंसर्न है. लेकिन दिक्कत यह है कि वो फ्लाइट में लेके चल नहीं सकते, और दिल्ली से राजधानी से आएंगे तो 36 घंटे लग जाएगा. तो यहाँ आते समय नहीं लेके आए. हाँ, लोकल चलते हैं तो लेके जाते हैं. दूसरा इशू कहाँ गए इनका था, हाँ, कि हम लोग कॉमन मैन क्या कर सकते हैं. कॉमन मैन बहुत कुछ कर सकते हैं. कॉमन मैन से मैं मतलब कि इस हॉल के लोगों को मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सब लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में. हम लोग हर चीज में अकाउंटेबिलिटी ढूंढते हैं. नाई में अकाउंटेबिलिटी ढूंढते हैं, ड्राइवर में अकाउंटेबिलिटी ढूंढते हैं, डॉक्टर में अकाउंटेबिलिटी ढूंढते हैं. डॉक्टर से चाहते हैं एक ही बार बीमारी, एक बार दवा दे दे, बीमारी ठीक हो जाए. अगर दूसरी बार गए, उसने कोई दवा दिया, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो कहते हैं साहब डॉक्टर कैसी दवा दे रहे हो, बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही. दुर्भाग्यवश ये काम हम सांसदों विधायकों से नहीं कहते. हम कभी नहीं कहते कि ये बताओ जो प्रॉब्लम भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है. और तुम लॉ मेकर हो, जैसे फिल्म मेकर का काम अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का काम है अच्छा कानून बनाना. तुम्हें इसी काम के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है, तुम इसी बात की शपथ लेते हो. ये शपथ कितनी इंपॉर्टेंट है कि आदमी 10 लाख वोट से भी जीत जाए, अगर शपथ नहीं लेगा तो सांसद नहीं माना जाएगा. 10 लाख वोट से जीत के आ जाए, जब तक ओथ नहीं लेगा वो सांसद नहीं कहलाएगा. और ओथ क्या ले रहा है, मैं संविधान को मानूंगा, संविधान के अनुसार काम करूंगा. अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे डॉक्टर की ड्यूटी है बेस्ट तरीके से ट्रीटमेंट करना, डॉक्टर की ड्यूटी है सेफेस्ट वे से गाड़ी को ड्राइव करना, नाई की ड्यूटी है बेस्ट तरीके से आपका बाल काटना, वैसे सांसद विधायक की ड्यूटी क्या है, बेस्ट तरीके से कानून बनाना. हर चीज का इलाज PIL नहीं है, लेकिन हर चीज का इलाज संसद विधानसभा है. दुर्भाग्यवश जितनी समस्याएं आप गिना रहे हैं, इन पे संसद विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही. और चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि आम आदमी, कॉमन मैन, सांसद विधायक के पास अपने काम के लिए तो जाता है, देश के लिए कभी नहीं जाता. शादी का कार्ड देने जाएगा, बर्थडे का इनविटेशन करने जाएगा, कोई ट्रांसफर कराना होगा तो जाएगा, अपने काम के लिए जाएगा. और बहुत सारे तो फोटो खिंचवाने भी जाते हैं. कोई काम नहीं होता, कल फोटो खिंचवा के उसको फेसबुक पे अपडेट करने के लिए मैंने फोटो खिंचवा लिया. और हिंदी भाषी में कहते हैं आज सांसद जी का आशीर्वाद मिला.
ये भी लिखते हैं। आज और कुछ तो और कलाकार कहते हैं आज सांसद जी से बहुत गंभीर चर्चा किया, इनफैक्ट जाते हैं फोटो खिंचवा चले आते हैं, कोई चर्चा नहीं करते। जिस दिन इस देश की जनता सांसदों विधायकों को मालिक की बजाय पब्लिक सर्वेंट मानना शुरू कर देगी। पब्लिक कौन है? आप लोग। सांसद क्या है? पब्लिक सर्वेंट। आप पब्लिक है, वो सर्वेंट है। जिस दिन ये मेंटालिटी ठीक हो गई कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको अच्छा कानून बनाने के लिए, अच्छा नियम बनाने के लिए, कुरीतियों को खत्म करने के लिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, भारतीयता को मजबूत करने के लिए ही आप लोग वेतन भत्ता गाड़ी बंगला देते हैं। आप उनका घेराव करना शुरू कर देंगे, जैसे यहां सभा हो रही है उनके घर में सभा करना शुरू कर देंगे, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। महीने का 3 संडे हमारे लिए, महीने का 1 संडे देश के लिए। मैं आपको इस छोटे से स्टेप से कह रहा हूं, सांसद विधायक का जो घर होता है आपसे मैक्सिमम 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। हजार किलोमीटर घूमने जाते हो परिवार लेके, 2-2 हजार किलोमीटर शादी अटेंड करने जाते हो रिश्तेदारों का, और अगर राष्ट्र के लिए सांसद विधायक के पास नहीं जा रहे तो काहे के राष्ट्रभक्त भैया, काहे के राष्ट्रभक्त? सारी समस्याओं का इलाज संसद विधानसभा में। चाइना में घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है? सिंगापुर में घुसपैठ क्यों नहीं हो रही? भारत में क्यों हो रही है? कानून कौन बनाएगा? सांसद विधायक बनाएंगे। आप गूगल करना, कुछ दिन पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उसको फांसी दिया। ड्रग के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। सिगरेट के पैकेट में गांजा बिक रहा है, सिगरेट के पैकेट में अफीम बिक रही है, सिगरेट के पैकेट में कोकीन बिक रही है। देखने वाला सोचता बच्चा सिगरेट पी रहा है, एक्चुअल में अफीम उसमें गांजा पी रहा है। हम सिंगापुर से फांसी देने वाला कानून क्यों नहीं ले रहे? कोई लागत आएगी कानून बनाने की? जिस दिन इस देश की जनता इस बात के लिए समझ लेगी कि ये पब्लिक सर्वेंट है, ये मालिक नहीं है, ये सांसद है, इनका काम कानून बनाना है, उस दिन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आप लोग 3-4 काम कर सकते हैं। पहला, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक पे आपको 5000 दोस्त बनाने की छूट है, तो 5000 फ्रेंड बनाइए। उसमें कंजूसी क्यों करना कि अपने 4 रिश्तेदारों को जोड़ लिया और अपनी फोटो डाल के बस उन्हीं को इंप्रेस कर रहे हैं। अरे भाई 5000 आदमी जोड़ो ना, 5000 आदमी जोड़ो और पूरे भारत की जोड़ो। बेंगलोर में बैठे हो लेकिन रांची वाले को भी जोड़ो, पठानकोट वाले को भी जोड़ो, सभी भाषाओं को जोड़ो, सभी जाति वालों को जोड़ो, और उसमें इस सारी समस्याओं के रूट काज और परमानेंट सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। पेपर पढ़ते हो, पेपर प्रॉब्लम से भरा हुआ है। पेपर में केवल और केवल प्रॉब्लम, या तो नेताओं के बयान छपते हैं, या तो नेताओं की मारपीट छपती है, या विधानसभा में कोई हंगामा हुआ तो वो छपता है, नहीं तो समस्या छपती है। समस्या की फोटो खींचो, लिखा है रोड टूट गई है, पेपर में लिखा हुआ है, टूटी हुई रोड की फोटो भी है, फोटो खींचो, फेसबुक पे लिखो रूट काज इज द करप्शन, परमानेंट सॉल्यूशन इन द वन नेशन वन टैक्स कोड। रास्ते से जा रहे हो, सड़क में गड्ढा है, 10 सेकंड के लिए बाइक रोक लो, फोटो खींचो, फेसबुक पे डालो, रूट काज इज करप्शन, परमानेंट सॉल्यूशन इन वन नेशन वन टैक्स कोड। इस देश के सोशल मीडिया को उपयोग करके देश की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। ट्विटर का यूज करते हो, जब भी कोई समस्या लिखे अपने सांसद को टैग करो, टैग करके लिखो ये समस्या है, ये मूल कारण, ये परमानेंट सॉल्यूशन। साल भर के अंदर पूरे अगर भारत में ज्यादा नहीं 1 करोड़ लोग ये काम करना शुरू करें, 1 करोड़ लोग फेसबुक पे 5-5 हजार अपने फ्रेंड बना लें, तो टोटल कितने हो करोड़ हो गए? कितने हो गए? 50 करोड़। 1 करोड़ लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना ले तो टोटल कितने हो गए? 50 करोड़। उसमें से आप ये मानो 50% इनएक्टिव है, 50% एक्टिव होंगे। अगर 50 आपने 5000 दोस्त बनाया, उसमें से 2500 ऐसे हैं केवल वो बर्थडे फोटो शेयर करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। अरे 2500 तो जागरूक हैं, मैं कह रहा हूं 1000 तो जागरूक निकलेंगे, 20% तो जागरूक निकलेंगे ना, वो 20% पर्याप्त है।
अगर इसका मतलब ये हुआ हर एक व्यक्ति के पास 200 क्या बोलते हैं 1000 आदमी एक्टिव हो गया, आपने 5000 का दोस्त बनाया, 5000 में से 4000 इनएक्टिव हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं, वो केवल बर्थडे फोटो शेयर करते हैं, 1000 एक्टिव है, 1000 इंटू 1 करोड़, सीधे 10 करोड़ तक आपकी रीच हो गई। 10 करोड़ लोग प्रॉब्लम रूट का सोल्यूशन लिखना शुरू कर दें, देश में क्रांति आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। क्योंकि अच्छी बात यह है कि टॉप लीडरशिप आजकल सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा है। कितनी बार सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से टीवी की डिबेट बदल जाती है, कितनी बार हुआ कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से मंत्रियों के बयान आ जाते हैं। तो हम अगर प्रॉब्लम को नहीं, क्योंकि पेपर फुल ऑफ प्रॉब्लम, मीडिया फुल ऑफ प्रॉब्लम, और लगातार हम अगर रूट काज परमानेंट सोल्यूशन करते रहेंगे, आने वाले टाइम में मीडिया की भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा। मीडिया को भी अपने 1 घंटे की डिबेट में 50% प्रॉब्लम पे, बाद में बोलेगा भाई एक काम करो, एक सेगमेंट ले लो रूट काज परमानेंट सोल्यूशन वाला। अभी वो पूछते ही नहीं। मैं तो चैनलों पे जाता हूं, मैं पत्रकारों से बोलता हूं एक बार हमसे रूट काज भी पूछ लो, एक बार सोल्यूशन भी पूछ लो, नहीं पूछते। सुना होगा, आप डिबेट खोल के देख लो, तू मैं वो कहते हैं मुर्गे मुर्गी वाला जो खेल होता है वही कराते हैं 1 घंटे। देश का क्या भला हुआ? आपने 1 घंटे डिबेट देखा, आपको क्या मिला? प्रॉब्लम मिली, रूट काज नहीं मिला, सोल्यूशन नहीं मिला। लिखना शुरू करिए, तो सोशल मीडिया का उपयोग करिए। अल्टीमेटली समस्याओं का समाधान 4 है, एक सड़क, एक संसद, एक सोशल मीडिया, और चौथा है आप उस पर लिखना शुरू करें, अकाउंट बनाए, लिखना चले। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, संसद, सड़क, सुप्रीम कोर्ट और सोशल मीडिया, 4 जगह समाधान है। ध्यान रखिए, 4S। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां से निकलेगा? 4S, सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट और सोशल मीडिया। जो अधिवक्ता है, एडवोकेट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को यूज करें PIL के माध्यम से। अभी जागरूकता आई भी है, उन्होंने बोला वक्फ एक्ट की बात, 3 कानून, बड़े घटिया कानून बनाए थे कांग्रेस ने। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1993 में वक्फ एक्ट। मैंने इन तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तीनों मैटर पेंडिंग है। ये अलग बात है कि मेरे वाले में तीसरा सीतलवाड़ तरीके जल्दी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन जागरूकता का परिणाम है कि पहले मैं एक PIL फाइल करता था तो एक ही रहती थी, अभी एक PIL करने के बाद कई और पिटीशन आती हैं। जैसे मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया, उसमें 8 पिटीशन और आई हैं। मैंने 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट चैलेंज किया, उसमें 6 पिटीशन और आई हैं। और मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, उसमें 120 पिटीशन और आई हैं। आप गूगल करना वक्फ एक्ट अश्विनी उपाध्याय, तो केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल करके बताया है कि देश भर में 120 PIL आ चुकी है वक्फ एक्ट पर। तो ये जागरूकता है, ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। तो सोशल मीडिया को उपयोग करिए आप लोग। आपने पूछा हम क्या करें, आप 2 काम कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन निकालिए, हमको सांसद के यहाँ जाना है, और बड़ा फायदेमंद भी है। इधर इकट्ठा हुए, हाल लिया, तो चाय पान की व्यवस्था किया, खर्चा बर्चा भी किया। सांसद के यहाँ जाओगे, मजबूरी में कम से कम नमकीन नहीं तो चाय तो पिलाएंगे। 2-3 घंटे बैठो, बोले साहब हम तो ये आए हैं, ये बता दो ये वक्फ एक्ट कब खत्म होगा, और आप इसमें प्राइवेट मेंबर बिल पेश कब करोगे? सांसदों के पास है ना प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का, उनसे और पूछ लो, साहब ये बताओ 5 साल हो गए या 4 साल हो गए, जितने आपने 4 साल में कितनी बार आपने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया? उनसे पूछो, साहब ये बताओ 4 साल में आपने कितनी बार संसद में सवाल उठाया, कितनी बार आपने संसद में पूछना शुरू किया? सबकी अकाउंटेबिलिटी है, सांसद विधायक की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मैं उस पर भी लड़ाई शुरू करने वाला हूं कि हर सांसद के लिए 5 साल में कम से कम 5 हर साल कम से कम 5 बिल पेश करना मैंडेटरी किया जाए। तभी थोड़ा पढ़ेंगे, लिखेंगे, नहीं आता होगा दूसरों से पूछेंगे, लेकिन बिल तो पेश करेंगे। हर साल 5 बिल और 10 सवाल, ये पूछना सांसदों विधायकों के लिए मैंडेटरी किया जाए। 10 सवाल पूछना होगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, पूछेंगे कौन सा सवाल पूछूं, क्योंकि उसमें वोट की चिंता रहेगी। ऐसा सवाल पूछेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि काम तो नोट और वोट के लिए करना है। तो
उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनकी जब तक कानून नहीं आ रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए, तब तक आप लोग उनके घर पे जाओ, चाय नमकीन लो, उनके घर में बैठो, सप्ताह में तय कर लो, हर महीने में एक बार यानी साल में 10 बार हमें सांसद से मिलना ही मिलना। अपने काम के लिए नहीं मिलना, शादी का कार्ड देने नहीं मिलना, बर्थडे के लिए नहीं मिलना, किसके लिए मिलना? देश के लिए। ये देशभक्ति है। एक उधर आपका सवाल था माइनॉरिटी वाले इशू पे, आर्टिकल 2930 भी क्या करें? मीडिएशन नहीं, मीडिएशन बात नहीं, कॉमर्शियल बात क्या नहीं कर रहे भैया, पहले उधर बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे। मीडिएशन तो कमर्शियल इशू हो गया। नहीं नहीं, आई एम रिस्पॉन्डिंग हियर। 30 आर्टिकल 30 यस स्पेशली रेफरेंस 30 जो आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर यस यस आई एम कमिंग। और कर्नल साहब भी थे, कर्नल साहब मुझे ध्यान है किसने क्या पूछा। सर आप बैठ जाइए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। नहीं मैं खड़ा हो सकता हूँ। अच्छा नहीं, आप तो इधर भी आ सकते हैं। मैंने कहा आप मतलब क्यों खड़े हो रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। पूरी दुनिया में एक भी सेकुलर कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर्सनल लॉ चलता है। भारत इकलौता सेकुलर कंट्री है जहां संविधान नहीं बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कॉमन लॉ। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल सिस्टम। जो नियम कानून हो जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल हो। तो इनफैक्ट यूसीसी अगर नहीं भी आती, लेकिन सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद तो यूसीसी लाना एकदम मैंडेटरी है। समझ रहे हैं आप? यूसीसी निकालना नहीं है, ओ सेकुलर शब्द को निकालना नहीं है, सेकुलर शब्द को रखना चाहिए। मैं ज्यादा, मेरी कम से कम 15 पीआईएल तो सेकुलर के में ऊपर है, जो मेरी पिटीशन सेकुलर पे ही बेस्ड है। मैंने सेकुलरिज्म को यूज करके एज ऑफ मैरिज के लिए पीएल फाइल किया, लड़के लड़की शादी की उम्र बराबर करो। जब वो एडमिट हो गई, मैंने दूसरी पिटीशन फाइल किया, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन करो। वो एडमिट हो गई, मैंने तीसरी फाइल किया, सबको मेंटेनेंस दो, सबको गुजारा भत्ता दो। वो एडमिट हो गई, मैंने चौथी फाइल किया, सक्सेशन इनहेरिटेंस सबके लिए बराबर एक समान दो। तो सेकुलर तो रहना बहुत जरूरी है, सेकुलर हटाना नहीं है। ऐसे ही जो सोशलिस्ट वर्ड आया, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। दुनिया में कोई एक भी सोशलिस्ट कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे रिलीजियस टीचिंग होती हो। रसिया सोशलिस्ट कंट्री है, चाइना सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का बेसिक डॉक्ट्रिन है कॉमन एजुकेशन सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली हमने सोशलिस्ट जोड़ दिया, कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं किया। सेकुलर जोड़ दिया, कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं किया। सोशलिस्ट जोड़ दिया, कॉमन एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए अब दो ही रास्ता बचा है, या तो सोशलिस्ट और सेकुलर को निकाला जाए या कॉमन एजुकेशन और कॉमन सिविल कोड को इंप्लीमेंट। समझ गए? अब आप कह रहे थे आर्टिकल 2930, उसमें क्या होगा? भैया आज समय लेट हो गया, नहीं तो मैं थोड़ा लंबा विषय है। अब इसमें आर्टिकल 2930 में एक्चुअली इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के चश्मे से नहीं पढ़ना, इसको मेन इन इंडिया चश्मे से पढ़ना, बेंगलोर के चश्मे से पढ़ना है। बस इतने काम करना है, सारी समस्या का समाधान वही खत्म। जब तक अमेरिका, यूरोप और दुबई वाले चश्मे से पढ़ेंगे समस्या रहेगी। चश्मा बदलिए, समस्या खत्म। मैं भारत के संविधान को भारतीय चश्मे से पढ़ना, यह कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, यही है ना? तो सवाल यह है कि मैंने उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में अल्पसंख्यक है कौन? हु इज माइनॉरिटी? नहीं, सुनिए तो, सुनिए तो। भारत में दो तरीके के माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र आया है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। दुनिया में 6,500 लैंग्वेज बोली जाती है। क्या 6,500 भाषा बोलने वालों को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है भारत में? क्या, जोर से बोलिए। भारत में जो इंडियन लैंग्वेज है उन्हीं को ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है।
यानी कर्नाटक में कोई हिंदी बोलने वाला है तो उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो कोई कन्नड़ बोलने वाला है उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। अब चाइनीज बोलने वाले को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा क्या? लिंग्विस्टिक यानी इंडियन लैंग्वेज, नॉट फॉरेन लैंग्वेज। तो जब लैंग्वेज के मामले में इंडियन वर्सेस फॉरेन हुआ तो रिलीजन के मामले में भी क्या होना चाहिए? इंडियन वर्सेस। तो दुनिया में 1100 रिलीजन है, क्या 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है क्या? इंडियन रिलीजन वर्सेस फॉरेन रिलीजन। तो यानी इंडियन रिलीजन जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिल ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पैरामीटर आपको एक रखना पड़ेगा। जो पैरामीटर रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए, वही पैरामीटर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आपकी यार्डस्टिक अलग अलग नहीं होगी कि नहीं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में तो मैं केवल इंडियन रिलीजन को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मानूंगा और रिलीजियस माइनॉरिटी मैंने पूरी दुनिया की रिलीजियस, अगर पूरी दुनिया के रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मानोगे आप तो कल को चाइना में जो अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, मान लो बेंगलोर में आके बस गए, 10 साल के बाद उन्होंने सिटीजनशिप लिया, अब वो बोलेंगे मैं स्कूल खोलूंगा जी अपना, और हमारा चूंकि हमारा तो रिलीजन अलग है चाइना का, और इनफैक्ट मैं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हूं क्योंकि हमारी चाइनीज लैंग्वेज भी है। वो तो चाइना वाला तो डबल हो गया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हुआ, रिलीजियस माइनॉरिटी हुआ। अब बोले मुझे स्कूल खोलने दो, मैं लॉ कॉलेज खोलूंगा, जो साहब कर रहे थे लॉ कॉलेज चल रहा है। मिल सकता है क्या? इस संविधान को भारत के चश्मे से पढ़िए। यह संविधान भारत का है, दुबई, कुवैत, अरब का नहीं है। और इस पे एक बहुत अच्छा जजमेंट भी है, आप गूगल करना, मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी इन यूपी। 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स का माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर चुका है, और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया गया। इसका मतलब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। ये चल रहा है, अलग चल रहा है। तो जैसे आर्टिकल 13 के कारण शरीयत एक्ट खत्म हो गया है, वो चल रहा है, अलग बात है, वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के कारण मुस्लिम्स का माइनॉरिटी का दर्जा खत्म हो चुका है, वो चल रहा है, अलग बात है। आप लोग इसको, मैं तो चाहता हूं देश के, और यही दलील मैं सुप्रीम कोर्ट में दे रहा हूं। मैं जो कुछ यहां आपके बीच में बोलता हूं, ऐसा नहीं मेरी आपके सामने बात कुछ अलग होती, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग होती। यही जो आपको कह रहा हूं, वहां अंग्रेजी बोलने की बाध्यता है, वहां अंग्रेजी में कह देता हूं। यहाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं भारतीय भाषा, मैं चाहता हूं कि भारत के लोग भारतीय भाषाओं का उपयोग करें, भारतीय खान पान का उपयोग करें, भारतीय संस्कृति का उपयोग करें, भारतीय जीवन शैली को अपनाएं। जितना हो सके विदेशों से दूर रहें, विदेशी लैंग्वेज से दूर रहे, विदेशी खान पान से दूर रहे, विदेशी भाषा से दूर रहे, हर चीज जो विदेशी है, भारतीयता आएगी। भारतीय बनना है तो आपको भारतीय कल्चर, सब चीज भारतीय अपनानी पड़ेगी। तो ये है, और ऑलरेडी माइनॉरिटी का दर्जा चल रहा है। इसलिए दो कारण से वेद, पुराण, गीता, रामायण पढ़ाया जा सकता है, बाइबल, कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता। पहला कारण वो फॉरेन रिलीजन है, जब माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या पूरे दुनिया के जो रिलीजियस माइनॉरिटी वो माने जाएंगे, नहीं। दूसरा कारण, कुरान सिखाता है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक, बाइबल सिखाता है केवल गॉड ही प्रेयर के लायक, रामायण में कहीं नहीं लिखा केवल राम पूजा के लायक, वेद में कहीं नहीं लिखा केवल शंकर ही पूजा के लायक या केवल विष्णु ही पूजा के लायक, या गीता में कहीं नहीं लिखा केवल भगवान कृष्ण ही पूजा के लायक। एक जगह भगवान कृष्ण की चर्चा आती है जहां विश्व रूप दिखाते हैं, उसमें कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं बाद में, अर्जुन से कहते हैं मैं ही पूजा के लायक हूं, लेकिन बाद में कहते हैं तुम जिस रूप में पूजा करे, पूजा अंत में हमारे पास पहुंचे। यानी आप निर्गुण पूजा करो, सगुण पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, महावीर की पूजा करो, किसी की पूजा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम किसी की पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गीता पढ़ाई जा सकती है, क्यों? क्योंकि वो लिबर्टी देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रियम्बल में देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। बाइबल, कुरान लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता।
वेद पुराण गीता रामायण लिबर्टी ऑफ थॉट भी देता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ देता है, इक्वलिटी भी देता है, जस्टिस भी देता है, फ्रेटर्निटी भी देता है, नेशनल इंटीग्रेशन भी देता है। इसलिए लीगली वेद गुरु मदरसा चल रहा है, मिशनरी स्कूल चल रहा है, अलग बात है, लेकिन ये चल नहीं सकता संविधान के अनुसार। इस पे मुझे लगता है गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अब मुझे लगता है सबके सवाल हो गए। भारत माता की जय। Just 2 more minutes of patience, please. I request Dr. Nagaratna Madam to come and felicitate and give Vandana for you. हरि ओम, नमस्ते। हरि ओम, ನಮಸ್ತೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ತುಂಬಾ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿ. ದೇಶದ ಏಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಗೆ ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ. It is time for felicitation. I request Sri Gopiji and Mahamtesh ji to honor Sri Ashwini Upadhyay ji, renowned lawyer of Supreme Court. I request Sri Sunil Reddy ji to felicitate. I request Sri Sunil Reddy ji to felicitate Mitra Jyoti representative Srimati Kumari Geeta ji. I request Sri Ashwini Upadhyay ji to felicitate Kumari Kriti Satish. On behalf of Mantana Citizen Forum, to express my heartfelt thanks to Sri Ashwini Upadhyay ji, renowned Supreme Court lawyer, for his impressive, informative and enlightening speech on UCC, population control, and today he did not speak about the infiltration. It has been such an honor to be part of this event. On behalf of Mantana HSR, I would like to extend my heartfelt thanks to Mitra Jyoti for providing this auditorium. My sincere thanks to Mantana HSR team and Sri Gopiji for organizing this event with much effort. A wide round of thanks and applause to all the Sangha Bandhus and Sevika Bhaginis and the audience for their active participation and interaction who made this event successful and most memorable. I would like to extend my thanks to Kumari Kriti for invitations on. Thank you one and all. Jai Hind, Vande Mataram.